अक्सर आप लोग पीएम केयर्स फंड के बारे में सुनते रहते होंगे। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, इसका परिचय देख लेंगे और आखिर पीएम केयर्स फंड का उद्देश्य क्या है उस पर भी बात करेंगे। सदस्य और शासन को भी देखेंगे और पीएम केयर्स फंड की आलोचनाएं क्यों की जाती हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पीएम केयर्स फंड की बात करें तो यह पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत 27 मार्च 2020 को पंजीकृत एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों जैसे कोविड-19, प्राकृतिक आपदाओं या फिर मानव निर्मित आपदाओं के सहित राहत एवं या फिर सहायता प्रदान करना तथा स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास को सुविधाजनक बनाना या प्रभावित आबादी को वित्तीय सहायता, अनुदान या फिर अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान करता है। इसके सदस्य और शासन की बात करें तो अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं और ट्रस्टी की बात करें तो रक्षा, गृह और वित्त मंत्री होते हैं। अतिरिक्त ट्रस्टी की बात करें तो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त गैर लाभकारी आधार पर कार्य करते हैं। कर में छूट की बात करें तो योगदान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के अंतर्गत 100% कर छूट के लिए पात्र हैं तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के लिए पात्र माने जाते हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष के समान इसे भी विदेशी दान प्राप्त करने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत छूट भी प्राप्त है। अब इसकी आलोचनाएं क्यों की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीए द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता है और तथा सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई लागू नहीं होती है और राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है और इसके तहत इसकी जानकारी नहीं इसके बारे में ली जा सकती है। और सीएजी की अगर हम लोग बात करें तो सीएजी के बारे में याद रखिए, कैग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कैग की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? एक संवैधानिक संस्था है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 1858 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1858 में। और संविधान के अनुच्छेद 148 को पढ़ेंगे तो भारत के सीएजी की नियुक्ति की बात की गई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 148 क्या कहता है? यह विधेयक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ एवं सेवा शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 अगर आप लोग पढ़ें तो ये कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 150 कहता है कि इसमें कहा गया है कि संघ और राज्यों के खातों को सीएजी की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघीय लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी तथा संसद के समक्ष रखी जाएगी। राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी तथा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें सीएजी से क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है इस तरह के संगठन से। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे? और सीएजी की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं और सीएजी राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो दोनों में से पहले हो रखी गई है। और इसके आप देखिए उद्देश्य का दोहराव तो पीएमएनआरएफ के साथ ओवरलैप। अपर्याप्त उपयोग तो आवश्यकता होने के बावजूद धन का उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए 202 करोड़ रुपए वेंटिलेटर वापस कर दिया गया। विदेशी दान की बात करें तो घरेलू नीति निर्धारण पर बाहरी प्रभाव के बारे में चिंता जताई जाती है। ये सब आलोचनाएं की जाती हैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी। तो इस तरह से आप देखेंगे कहानी है पीएम केयर्स फंड की। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।